भारत का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। तलवारों की झंकार, नगाड़ों की गड़गड़ाहट और रणभूमि में गूंजती हुई शंख ध्वनि, इन सब से सजी है हमारी विरासत। इन्हीं वीर गाथाओं में एक नाम सबसे चमकदार है, सम्राट अशोक महान। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य की नींव पर खड़ा वह साम्राज्य जो उनके पिता बिंदुसार के समय और भी विशाल हुआ। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखता था। कहते हैं कि बचपन में ही अशोक ने लकड़ी की तलवार से अपने साथियों को हराना शुरू कर दिया था। युद्ध कला, घुड़सवारी और हथियारों की ट्रेनिंग में वे आगे रहते थे। जहां उनके भाई सुख सुविधाओं में व्यस्त थे, अशोक पसीना बहाकर अपनी ताकत और कौशल निखारते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे सैनिकों और मंत्रियों की नजरें उन्हीं पर टिकने लगीं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। वहां विद्रोहियों ने मौर्य शासन को चुनौती दे दी। अशोक को भेजा गया और उन्होंने एक युवा सेनापति की तरह पूरी सेना का नेतृत्व किया। तलवार और रणनीति दोनों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने विद्रोह को शांत कर दिया। उनकी कठोर नीति और तेज निर्णय ने उन्हें क्रूर अशोक का नाम दिलाया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ी। कई भाई सिंहासन पर दावा कर रहे थे, लेकिन एक एक कर सबको परास्त करते हुए अंततः पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठा सम्राट अशोक। उनके शासन के शुरुआती वर्ष कठोर और निर्दयी नीतियों से भरे थे। उनका उद्देश्य था पूरा भारत एक ध्वज के नीचे। उन्होंने कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, मगर एक राज्य ऐसा था जिसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। कलिंग, आज का उड़ीसा, समृद्ध, तटीय और स्वाभिमानी। कलिंगवासी अपने साहस और स्वतंत्रता प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने साफ कहा, हम गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और यही इनकार इतिहास का सबसे रक्तरंजित युद्ध लेकर आया, कलिंग युद्ध। जब युद्ध की घोषणा हुई तो गंगा के तट से लेकर समुद्र किनारे तक रणभूमि सजी। शंखनाद गूंजे, नगाड़े ऐसे गड़गड़ाए मानो आकाश फट रहा हो। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पहली लहर में तीरों की बारिश हुई। हजारों तीर एक साथ छोड़े गए और आसमान अंधकारमय हो उठा। कई योद्धा तीरों से बींधकर धराशायी हुए। चीखें रणभूमि में गूंज उठीं। इसके बाद हाथियों ने मैदान संभाला। अशोक की सेना के विशाल हाथी कवचों से ढंके थे। उनकी सूंडों पर लोहे के नुकीले बांध दिए गए थे। वे गरजते हुए कलिंग की पंक्तियों में घुसे और सैनिकों को पैरों तले कुचलने लगे। लेकिन कलिंग के वीरों ने भीषण प्रतिरोध किया। जलते हुए भाले हाथियों की ओर फेंके गए। कई हाथियों की आंखें छलनी हो गईं और वे बेकाबू होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। रथों के पहिए आपस में भिड़कर टूट रहे थे। रणभूमि पर हर दिशा से धूल और धुआं उठ रहा था। कलिंग के योद्धा संख्या में कम थे, पर उनका जोश अटूट था। वे छोटे छोटे दल बनाकर मौर्य सेना पर टूट पड़ते। कोई सैनिक मरते दम तक लड़ रहा था, कोई अपने आखिरी तीर को भी दुश्मन के सीने में उतार रहा था। माएं और स्त्रियां भी इस युद्ध में शामिल थीं।
कई जगह देखा गया कि जब पति या पुत्र धराशायी हुए तो स्त्रियों ने खुद तलवार उठाकर मोर्चा संभाल लिया। उनका संकल्प था, जीना है तो स्वतंत्रता के साथ, मरना है तो रणभूमि में। अशोक की विशाल सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम पर उसे खून और बलिदान की कीमत चुकानी पड़ रही थी। तीसरे दिन तक युद्ध और भी भयानक हो गया। नदियां रक्त से लाल हो चुकी थीं। गिद्ध और कौए आसमान में चक्कर काट रहे थे। चारों ओर केवल चीखें, कराहें और मृत्यु का सन्नाटा गूंज रहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और इतने ही घायल पड़े कराहते रहे। रणभूमि में बस लाशें ही लाशें थीं। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक अपने हाथी पर सवार होकर रणभूमि का निरीक्षण करने निकले। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनका हृदय हिला दिया। एक वृद्धा अपने बेटे की लाश से लिपटकर रो रही थी। एक छोटा बच्चा अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहा था। जली हुई झोपड़ियों से धुआं उठ रहा था। पूरा कलिंग राख और रक्त में बदल चुका था। अशोक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तलवार अपने हाथ से गिरा दी और कहा, क्या यही है विजय? क्या यही है साम्राज्य की महिमा? उस क्षण अशोक बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि तलवार से केवल विनाश मिलता है। असली जीत करुणा, धर्म और प्रेम से होती है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा का त्याग किया और धम्म का संदेश फैलाया। वे एक क्रूर विजेता से बदलकर करुणा के प्रतीक बन गए। कलिंग युद्ध ने इतिहास को बदल दिया।